15 एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि जेनेटिक डिजीज कॉज करते हैं। अगर इन 15 एनवायरमेंटल फैक्टर्स को आप जान लें तो ना सिर्फ आप जेनेटिक डिजीज की अच्छे से अच्छी मैनेजमेंट कर सकते हैं, बल्कि आप इन्हें होने से रोक भी सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर है आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये सीटी स्कैन्स में होती है, एक्सरेज में होती है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो आम जो इसका एक्सपोजर है वो है रेडॉन। रेडॉन एक गैस होती है जो कि बिल्डिंग्स में से निकलती है, दीवारों में से, ज़मीन में से। तो अगर कमरे बंद हों तो ये वहाँ पे गैस जमा होती रहती है और ट्रैप हो जाती है। तो बंद घरों में, बंद कमरों में ये गैस जमा हो जाती है। इसलिए अपने घरों को, ऑफिसेज़ को हवादार रखें ताकि रेडॉन गैस, रेडियो एक्टिव गैस है जो कि ये जमा ना हो और इससे जेनेटिक डिजीज़ ना हो। इसके अलावा एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्कैनर्स में भी ये आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। तो ये जो फैक्टर्स हैं जैसे सीटी स्कैन और ये दीगर फैक्टर्स, इनको कम से कम इनका एक्सपोजर आपने करना है। इनसे जितना से ज़्यादा हो सके बचने की कोशिश करनी है। दूसरा जो फैक्टर है वो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमें मेनली मिलती है सूरज की रोशनी से। ज़्यादा धूप में जाते हैं तो धूप में सूरज की रोशनी में 3 किस्म की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। यूवीसी मेनली एटमॉस्फेयर 100% तकरीबन एटमॉस्फेयर अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। बाकी 2 रेज़ेज़ आती हैं यूवीए, यूवीबी, जो कि हमारी विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। लेकिन जो एक्सट्रीम धूप होती है जैसे दोपहर की धूप, वो स्किन कैंसर भी कॉज़ करती है, जेनेटिक म्यूटेशंस भी कॉज़ करती है, एजिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो मॉर्निंग और इवनिंग की सनलाइट अच्छी होती है, जबकि दोपहर की सनलाइट से बचने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर है फूड प्रोसेसिंग केमिकल्स। फूड प्रोसेसिंग केमिकल्स में आ जाते हैं केचप्स वगैरह। इनको प्रिजर्व करने के लिए इनमें जो केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, बेकरी आइटम्स में ऐड किए जाते हैं। इसके अलावा फास्ट फूड्स में जो ऐड किए जाते हैं प्रिजर्वेटिव्स, ब्रेड में ऐड किए जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपने, इनका एक्सपोजर कम से कम रखना है। इस तरह की प्रिजर्व्ड चीज़ों को आपने कम से कम इस्तेमाल करना है जिनमें हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है पेस्टिसाइड्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स जैसे कि ब्लीच, जैसे कि मस्कीटो को मारने के लिए जो स्प्रे किया जाता है, मच्छर को मारने के लिए। इसके अलावा जो दीगर फैक्टर्स हैं जैसे कि सब्जियां और फल हैं, इनके ऊपर जो स्प्रे किए जाते हैं पेस्टिसाइड्स, तो इनके असरात सब्जियों फलों में आ जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि सब्जियों फलों को जब भी इस्तेमाल करते हैं अच्छे से नीम गर्म पानी में उनको धो के इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनके पेस्टिसाइड्स के असरात कम से कम हों। अच्छा, नेक्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा म्यूटाजेनिक फैक्टर है। स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा जेनेटिक डिजीज़ होती हैं। तो स्मोकिंग में कई एक मैकेनिज़्म होते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो स्मोकिंग को अवॉइड करना है। नेक्स्ट है अल्कोहल। अल्कोहल को आपने अवॉइड करना है। अल्कोहल में भी कई एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से जेनेटिक डिजीज़ होती हैं। अगर आप डायरेक्टली अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते तो भी परफ्यूम्स में अक्सर अल्कोहल शामिल होती है। तो अल्कोहल परफ्यूम्स अगर हमारे स्किन पर लगती हैं तो उससे भी जेनेटिक डिजीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है डाइट रिलेटेड कार्सिनोजेंस एंड ट्रांसफूड्स। बहुत सारे जो ग्रेन्स होते हैं, नट्स होते हैं, जैसे गंदम है, आमंड है, बादाम और खोपरा है, कोकोनट, ये अच्छे से प्रिजर्व नहीं होते। अगर इनको खुश्क और तेज़ सर्द या तेज़ गर्म, एक्सट्रीम हॉट या एक्सट्रीम कोल्ड इन्वायरमेंट में प्रिजर्व ना किया जाए तो इनमें जो फंगस हैं और बैक्टीरियाज हैं ये ग्रो करने लगते हैं, जिसकी वजह से फिर इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिन्स पैदा होते हैं जो कि फिर जेनेटिक डिजीज़ कॉज करते हैं। इसके अलावा ट्रांस फूड्स जैसे कि स्टार्च है, पोटैटो है, ये स्टार्च की एक किस्म है, इसमें स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और ऑयल है, ऑयल में होते हैं लिपिड्स। तो उनको हम अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में 2 किस्म के न्यूट्रिएंट्स को अगर हम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पर पकाते हैं तो फिर उसमें इस तरह के केमिकल्स पैदा होते हैं जो कि अगेन म्यूटाजेनिक होते हैं और टॉक्सिक होते हैं। तो अगर पोटैटो चिप्स है, जैसे फ्राइज़ हैं, फ्रेंच फ्राइज़, इनको डीप फ्राई किया जाता है जिसकी वजह से इनमें भी कई तरह के खतरनाक केमिकल्स पैदा होते हैं। सेम तिक्का तिक्का होता है, ग्रिल्ड मीट, उसमें भी इस तरीके से होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट पर पकाया जाता है घी लगा के, तो उसमें भी इस तरह के केमिकल्स पैदा होते हैं जो कि खतरनाक होते हैं। तो इस तरह के जो फूड्स हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो आपका एक्सपोज़र है वो कम से कम हो। एक मिसाल है,
कि अगर आप देसी घी का भी 1 चम्मच रोज़ पीते हैं और रोज़ इस्तेमाल करते हैं और 1 लीटर इस तरीके से आप इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 1 लीटर 1 दिन में पीते हैं, तो आपको सारे डॉक्टर जवाब दे देंगे। तो यही सूरत-ए-हाल है। अगर ज़हर का भी एक इंतहाई छोटा हिस्सा आप कंज़्यूम करेंगे, तो वो आपके लिए ज़हरीला नहीं साबित होगा। वो आपके लिए जानलेवा साबित नहीं होगा। लेकिन अगर ज़हर का भी आप एक मख़सूस मिक़दार ले लेंगे, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, इस तरीके से नेक्स्ट जो फैक्टर है, वो है ओबेसिटी एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कोई शुगर्स ज़्यादा लेते हैं, फैट्स ज़्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं, फ्राइज़ वग़ैरह इस तरह की चीज़ ज़्यादा लेते हैं, जंक फूड्स, तो इससे भी इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ती है और कई एक मैकेनिज़्म ट्रिगर होते हैं जिसकी वजह से फिर जेनेटिक डिज़ीज़ होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो फैक्टर है, नेक्स्ट फैक्टर है हेवी मेटल्स। हेवी मेटल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि आर्सेनिक मौजूद होता है ग्राउंड वाटर्स में। पाकिस्तान, इंडिया में ख़ास तौर पे मौजूद होता है आर्सेनिक ग्राउंड वाटर्स में। तो जब भी ग्राउंड वाटर अगर पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसे अच्छे तरीके से फ़िल्टर करें, अच्छा फ़िल्टर इस्तेमाल करें, उसे मिनरलाइज़ करें बाद में और उसे इस्तेमाल करें। और इसके अलावा स्टील के बर्तनों में खाना पकाने से गुरेज़ करें। इसकी इसकी बजाय लोहे के और तांबे के बर्तन में खाना बनाएँ, ठीक है? तो इस तरीके से आप मेटल्स से, हेवी मेटल्स से बच सकते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग में कैडमियम होता है सिगरेट में, तो उससे भी बचने की कोशिश करनी चाहिए कि एक्सपोज़र आपका कम से कम होगा हेवी मेटल से, तो आप जेनेटिक डिज़ीज़ से बचने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ख़ास तौर पे जिन्हें जेनेटिक डिज़ीज़ हैं, उन्हें तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, वो है हाउस होल्ड क्लीनिंग केमिकल्स। घर में जो क्लीनिंग के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि ब्लीच, एसिड्स, फिनाइल्स, इनमें कई इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो कि हवा में रिलीज़ होते रहते हैं टाइम टू टाइम, डिग्रेड होते रहते हैं ये। इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो हम वो हवा में निकलते हैं। तो वो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, वो हमारी सांस में जाएँ तो काफ़ी मुज़र सेहत होते हैं। इसलिए जब भी सफाई करनी है, तो कमरे को, वॉशरूम को, फ्लोर पे, जहाँ पे भी सफाई करते हैं, वहाँ हवादार रखें उस एरिया को, ताकि वहाँ से हवा क्रॉस होती रहे। और अच्छी क्वालिटी का मास्क इस्तेमाल करना है, ताकि वो जो केमिकल्स हैं, वो आपकी सांस में कम से कम जाएँ। आपका कम से कम एक्सपोज़र होगा, तो भी जेनेटिक डिज़ीज़ से बचे रहेंगे। जो नेक्स्ट फैक्टर है, वो है पॉल्यूशन एंड प्लास्टिक्स। आजकल जो गाड़ियाँ रोड पे चलती हैं, तो रोड की फ्रिक्शन के साथ उनके टायर घिसते रहते हैं, तो उनकी माइक्रो रबर, माइक्रो प्लास्टिक्स हवा में आती रहती हैं, हमारे साँस में जाती हैं, हमें पता नहीं चलता। इसके अलावा कई इंडस्ट्रीज़ से, फैक्ट्रीज़ से, कारखानों से धुएँ निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, वो भी बड़े मुज़र सेहत होते हैं। इसके अलावा अ, जो भट्टों में काम करते हैं, उनमें भी केमिकल्स होते हैं, बड़े खतरनाक केमिकल्स। तो जितने भी केमिकल्स हैं, जैसे हम कचरा जलाते हैं, कूड़ा-करकट जलाते हैं, तो उसमें भी कई खतरनाक केमिकल्स होते हैं। तो नेक्स्ट जो म्यूटाजेनिक फैक्टर है, वो है हीट, गर्मी। गर्मी भी एक बहुत बड़ा म्यूटाजेनिक फैक्टर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो एक्सट्रीम हॉट एनवायरनमेंट्स में काम करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। उन्हें जैसे कोई भट्टे में काम करता है, कोई कारखाने में काम करता है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, कोई धूप में बहुत ज़्यादा काम करता है, तो धूप से भी बहुत ज़्यादा जेनेटिक डिज़ीज़ होते हैं। और आपने नोट किया होगा कि जो ज़्यादा धूप में निकलते हैं, वो ज़्यादा जल्दी बूढ़े भी हो जाते हैं और उन्हें बीमारियाँ, मसले भी ज़्यादा होते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग सनशाइन बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, जबकि धूप जो दोपहर की होती है, उसमें ज़्यादा देर निकलना, ख़ास तौर पे जिन्हें जेनेटिक डिज़ीज़ हो, उनके लिए बहुत नुकसानकार होता है। नेक्स्ट होता है कुकिंग ऑयल्स का फ्यूम। कुकिंग ऑयल्स जो हम घर में खाना पकाते हैं, उसमें से धुएँ निकलते हैं ऑयल के। तो ऑयल्स के जो धुएँ होते हैं, वो भी बड़े मुज़र सेहत होते हैं, बड़े म्यूटाजेनिक होते हैं। उनसे भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए हमें घर में जो खाना पक रहा है, वहाँ एग्ज़ॉस्ट लगाना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का एग्ज़ॉस्ट लगाना चाहिए। इसके अलावा जो खाना पका रहा है, वहाँ वो अच्छे से अपने आप को कवर करे, मास्क करे। ख़ास तौर पे जब वो ऑयल को हैंडल कर रहा है, जब उसमें से, खाने में से ऑयल के धुएँ ज़्यादा निकल रहे हैं। जैसे फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं, धुएँ ज़्यादा निकलते हैं, कोई चीज़ तेज़ पकाते हैं, घी में धुएँ ज़्यादा निकलते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट जो फैक्टर है, वो है सॉल्वेंट्स एंड एडिसिव्स। जैसे कि हम घर में ग्लू इस्तेमाल करते हैं, ग्लू इस्तेमाल करने के बाद हाथ धो धो लेने चाहिए। अगर हाथ धोए नहीं और वो मुँह में डाल दिए, तो इससे भी जेनेटिक डिज़ीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा इंक्स में भी इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं। अगर वो हमारे बॉडी में चले जाएँ, स्टमक में चले जाएँ, तो उससे भी बहुत ज़्यादा जेनेटिक डिज़ीज़ हो सकती हैं। तो अगर आप इंक से हाथ पर लिखते हैं और वो मुँह में डालते हैं, तो इससे भी जेनेटिक डिज़ीज़ हो सकती हैं। तो इसके अलावा जो घर में पेंट्स होते हैं, उनमें थिनर डाला जाता है। थिनर भी म्यूटाजेनिक होता है। तो जहाँ पर पेंट हो रहा है, तो वहाँ पर मास्क लगा के जाना चाहिए, या उस एनवायरनमेंट को बंद नहीं रखना चाहिए। जैसे कमरे में हो रहा है, बिल्डिंग में हो रहा है, तो उसको हवादार रखना चाहिए। लास्ट जो म्यूटाजेनिक फैक्टर जिस पर हम बात करेंगे,
वो है डेफिशिएंसी ऑफ डीएनए प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। कई ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि डीएनए को डैमेज होने से रोकते हैं। अगर उनकी जिस्म में कमी हो जाए तो भी उससे जेनेटिक डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ न्यूट्रिएंट्स की मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि फोलेट, विटामिन B12, B6, B3, जिंक, सेलेनियम। ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि ईजिली आपको पालक में, फिशेस में, सी फूड्स में अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से अपनी डाइट को अच्छा रखें, इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को अच्छे से मैनेज करें। जितना आपका एक्सपोजर कम होगा, उतना आपका कम डीएनए डैमेज होगा, उतना आप जेनेटिक डिजीज से बचे रहेंगे। खासतौर पे अगर आपकी फैमिली में जेनेटिक डिजीज हैं, फिर तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। फिर आपको कम से कम 50% इन जो म्यूटाजेनिक फैक्टर्स से अवॉइड करना चाहिए। 50% म्यूटाजेनिक फैक्टर आपको अवॉइड करने पड़ेंगे अगर आपकी फैमिली में जेनेटिक डिजीज हैं। अगर आपको खुद कोई जेनेटिक डिजीज है, फिर आपको 90% फैक्टर्स अवॉइड करने होंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई रिस्क नहीं है, फिर आप 10 से 20% मैनेज करें। अगर आप फैमिली में इस तरह का कोई सीन नहीं है, जेनेटिक डिजीज नहीं है, तो आप फिर कम से कम 10 to 20% म्यूटाजेनिक फैक्टर्स को अवॉइड करने की कोशिश करें। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। 15 एनवायरमेंटल फैक्टर्स। 15 आप मैं उंगलियों से कैसे दिखाऊं? 15 एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि जेनेटिक डिजीज कॉज करते हैं।